हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। सोनम, तेरी पांचों नंदे क्या कर रही हैं? वो तो अभी सो रही हैं माँ जी। तो जाओ उनको जगा दो। सोनम उन सबको जगाती है, फिर खुद घर के कामकाज में लग जाती है। तभी उसकी ननद उसे आवाज देते हुए कहती है, भाभी, ओ भाभी। जी दीदी कहिए, कुछ चाहिए आपको? हाँ, हमारी कॉफी कहाँ है? बिना मॉर्निंग कॉफी के ही हमें जगा दिया। जी मैं अभी बना कर आई। सोनम रसोई में जाकर सबके लिए कॉफी बनाने लगती है। कुछ देर बाद कॉफी बना कर देती है। ये लीजिए दीदी आपकी कॉफी। ओह थैंक यू भाभी। इसमें थैंक यू की क्या बात है दीदी? ननद मायके में आकर ही तो आराम कर पाती हैं, नहीं तो ससुराल में तो हर वक्त काम ही काम रहता है। अब आप पांचों भी तो कल को अपने ससुराल चली जाओगी, तो वहां तो आपको भी सब काम खुद ही करना पड़ेगा। वैसे आपके बिना नंदोई जी का खाना पीना भी ठीक से नहीं हो पाता होगा ना? क्यों, सही कहा ना? वैसे कब बुला रहे हैं वो आप सबको? भाभी, अभी आपकी शादी को महीना भर ही हुआ है और मुझे तो लगता है आप अभी से हमसे परेशान हो गई हैं, इसीलिए इतनी जल्दी यहाँ से भगाने की सोच रही हैं। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि मायके की शादी के बाद बेटियां इतनी जल्दी वापस ससुराल नहीं जाती, कुछ दिन वहीं रुकती हैं। यस, बिल्कुल सही कहा टीना ने। इन सब बातों से तो अच्छा है कि तुम अब नाश्ता बना लो, हम सबको बहुत तेज भूख लग रही है। जी दीदी, आप सबको क्या खाना है नाश्ते में? आप बता दीजिए, मैं अभी बना देती हूँ। मेरे लिए आलू के पराठे और दही। नहीं नहीं नहीं, मैं इतना भारी नहीं खाऊंगी, मेरे लिए तो इडली सांभर बना दे। इस तरह सोनम की पांचों नंदों ने अपनी अपनी फरमाइशें अपनी इकलौती भाभी सोनम पर थोप दी। सोनम अपना सर खुजलाते हुए रसोई में चली गई और अकेले में बड़बड़ाने लगी। किसी को ये खाना है, किसी को वो खाना है। अरे मेरी कोई माँ अंबे की तरह 10 हाथ थोड़ी न है जो हर हाथ से एक एक काम करूंगी, लेकिन अब नंदों ने फरमाइशें की हैं तो पूरी तो करनी पड़ेगी। जब से उसकी शादी हुई थी, उसकी पांचों नंदे इसी तरह उस पर कोई न कोई काम थोपती जा रही थी। वो उन सबकी पसंद का नाश्ता बनाकर उनके लिए परोसती है, जिसके बाद सारे बर्तन भी धोती है। फिर कुछ देर अपने कमरे में आराम करने बैठती है कि तभी उसकी ननद प्रिया वहां आती है। अरे भाभी, पूरा घर बिखरा पड़ा है और तुम मजे से यहाँ आराम फरमा रही हो, घर के काम कौन करेगा? दीदी मैं बस 5 मिनट रेस्ट करके काम करने ही जा रही थी। हाँ तो जल्दी करो ना भाभी, अगर कहीं कोई अचानक से मेहमान आ जाए तो वो क्या सोचेगा कि इस घर की बहू को घर कितना गंदा रखती है। आराम बाद में कर लेना। सोनम बेचारी थकी हुई थी, फिर भी वो उठकर घर के सारे काम करने लगी, लेकिन उसकी एक भी ननद उसकी मदद के लिए वहां नहीं आई। लेकिन सोनम ने किसी से कोई शिकायत नहीं की। घर का काम निपटाते निपटाते उसी दिन के 2 बज गए। तभी उसकी ननद उसके पास आई। अरे भाभी, दिन के 2 बज गए, अभी तक खाना नहीं बना क्या? दिन के खाने का समय हो रहा है। क्या 2 बज गए? हे राम, काम करते करते पता ही नहीं चला। दीदी मैं बस 5 मिनट आराम कर लूं, उसके बाद खाना बनाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं भाभी, हमें 3 बजे तक खाना चाहिए, उसके बाद हमें थोड़ा रेस्ट भी करना है। थकी हारी सोनम फिर से रसोई में जाती है और सबके लिए दिन का खाना बनाने लगती है। फिर सबको खाना परोस कर वो सबके बर्तन धोकर अपने कमरे में जाती है। तब तक दिन के 4 बज चुके थे। अब तो सोनम भी उनसे परेशान होकर मन ही मन सोचती है, हे भगवान, अब तो हमारी शादी को भी महीना बीत गया, लेकिन ये नंदे हैं कि जाने का नाम ही नहीं ले रही। अगर ये इसी तरह यहाँ पड़ी रही तो मैं तो सूख कर कांटा हो जाऊंगी। लेकिन ऐसे ही काम का सिलसिला चलता रहा। उसकी नंदों को अब वहां पर 4 महीने हो गए और अब 4 महीने पूरे होने के बाद वो अपने ससुराल को लौट रही थी। फाइनली अब मुझे इन 5 से छुटकारा मिल जाएगा। अच्छा माँ, अब हम चलते हैं। ससुराल जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही ना। हाँ, मन क्यों करेगा जाने का, यहाँ मुफ्त की नौकरानी जो मिली हुई थी। फिर उसकी पांचों नंदे विदा लेकर वहां से चली गई। उनके जाने के बाद सोनम बड़ी राहत महसूस कर रही थी। हाँ, आज शादी के बाद पहली बार मैं इस घर में आजाद महसूस कर रही हूँ। अब उसे तरह तरह का खाना भी नहीं बनाना पड़ता था। ऐसे ही 2 हफ्ते बीत गए और फिर एक रोज। सोनम, आज शाम तुम तैयार है ना? हम दोनों आज मूवी देखने जाएंगे और डिनर भी बाहर ही करेंगे। ठीक है जी, आप जल्दी से ऑफिस से लौट आना, फिर हम साथ में चलेंगे। विराज ऑफिस के लिए निकल गया और सोनम भी घर के कामों में लग गई। अब जल्दी से बाजार से जाकर कुछ सब्जियां ले आती हूँ, फिर माँ जी के लिए खाना बनाकर रख दूंगी। फिर मैं और विराज साथ में पिक्चर देखने चले जाएंगे। शाम के समय सोनम बाजार से सब्जी लेकर लौटी तो उसकी सास ने उससे कहा, अरे सोनम बहू, आ गई तू? चल अब जल्दी से कुछ बढ़िया बढ़िया खाना बनाने की तैयारी कर ले, घर में मेहमान आने वाले हैं। मेहमान? कौन? अरे तेरी 5 नंदे और कौन।
उनका फोन आया था, वो पांचों आ रही हैं। खैर अच्छा ही है, वैसे भी उनके बिना ये घर सूना सूना लग रहा था। वो आ जाएंगी तो मेरा भी मन लगा रहेगा। हाँ, और मेरी वाट लगी रहेगी दिन रात काम करके। ये नंदे तो शादी के बाद भी मायके में ही पड़ी रहती हैं। सोनम विराज को फोन करके अपना प्रोग्राम कैंसिल करने के लिए कहती है, फिर बुरा सा मुंह बनाकर रसोई में जाकर खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। कुछ देर बाद उसकी पांचों नंदे घर आती हैं। कैसी हो दीदी आप सब? आओ बैठो। हम सब एकदम ठीक हैं। अच्छा माँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ बेटी, लेकिन पहले से कमजोर लग रही हो। भाभी ठीक से खाना नहीं देती क्या? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटी, बस उम्र के हिसाब से अब ज्यादा खाया नहीं जाता। अच्छा माँ, अब हमें बहुत भूख लगी है, भाभी को बोलो जल्दी से खाना लगा दे। हाँ दीदी, आप सब हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। अब फिर से वही दिनचर्या शुरू हो गई। सोनम सारा सारा दिन घर के कामकाज में लगी रहती। इतना सारा काम करके एक रोज उसकी हालत ऐसी हो गई कि सोनम चक्कर खाकर गिर गई। उसकी नंदे उसको काफी देर तक आवाज देती रही, लेकिन जब रसोई से कोई आवाज नहीं आई तो प्रिया रसोई में गई, जहाँ सोनम बेहोश पड़ी हुई थी। अरे भाभी, क्या हुआ आपको? वो उसे कमरे में लेकर जाती है और डॉक्टर को फोन करती है। आपके लिए गुड न्यूज है, ये मां बनने वाली हैं, लेकिन हाँ, ये बहुत ज्यादा कमजोर हैं और आप सबको इनका ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे की जान पर भी बन सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर सभी हैरान हो गए और साथ ही उसकी सास को काम का सारा लोड सोनम पर डाल देने का भी दुख हुआ। देखो रजनी, पायल, प्रिया, नेहा और टीना, तुम्हारी भाभी ने तुम सबके लिए कितना किया है। अब वो ऐसी हालत में है तो तुम्हें उसका ज्यादा ध्यान रखना है और उसे 9 महीने तक बेड रेस्ट देना है। ये सुनते ही पांचों नंदों के होश उड़ गए और वो सभी इस बात से बचने लगी। अरे नहीं नहीं माँ, वो ना मेरे उनका फोन आ रहा है, तो वो कह रहे थे कि घर में जरूरी काम है, इसलिए मैं आज ही वापस आ जाऊं। हाँ माँ, और मेरी सासू माँ का फोन आया था, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं, इसलिए मुझे जाकर वहां का काम देखना पड़ेगा। इस तरह वो पांचों कोई न कोई बहाना बनाकर वहां से चली जाती हैं। लेकिन सोनम की सास और पति को ये बात अच्छी नहीं लगती। माँ, मुझे उन पांचों से ये उम्मीद नहीं थी। अब बोल देना उन पांचों से कि आज के बाद कभी मेरी बीवी पर बोझ बनने ना आए। लेकिन बेटा, उन्हें भी तो अपना ससुराल देखना है। माँ, जब मेरी पत्नी ठीक थी तो ये पांचों आराम से 4 महीने यहां रहकर उससे सेवा करवाती थी, तब उनको ससुराल नहीं जाना था। और अब जब उनकी बारी आई तो मुंह चुरा कर भाग गई। उनको बोल देना आज के बाद यहां ना आए। विराज ने बहुत गुस्सा किया, जिसके बारे में विराज की माँ ने उन पांचों को फोन करके बता दिया। इससे अब सोनम को भी अपनी पांचों नंदों के मायके में पड़े रहने से छुटकारा मिल जाता है और अब वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती हैं। गुंजन और गौतम दोनों सौतेले भाई बहन थे। गौतम ने गुंजन को कभी भी अपनी सौतेली बहन नहीं समझा। पिता के दुनिया से जाने के बाद गौतम ने अपनी सौतेली माँ शारदा और बहन गुंजन की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। गौतम की पत्नी रमा ने भी इस जिम्मेदारी को निभाने में पूरा सहयोग दिया। गुंजन की 2 दिन पहले ही खूब धूमधाम से मिलकर उन्होंने शादी भी की। ये देखकर शारदा भी बहुत खुश थी। गौतम बेटा, गुंजन सचमुच बहुत भाग्यशाली है जो उसे तुम्हारे जैसा भाई और रमा जैसी भाभी मिली है। तुम दोनों ने मिलकर कितने धूमधाम से गुंजन की शादी की है। गुंजन के बाबूजी की आत्मा भी आज बहुत खुश होगी। माँ, मैंने अपनी जन्म देने वाली माँ को तो कभी देखा नहीं। जब समझ आई तब से आपको माँ के रूप में देखा है, और फिर मैं आपका बेटा हूँ। मुझे वो सारे फर्ज निभाने हैं जो एक बेटे और एक भाई के होते हैं। हाँ बेटा, जुग जुग जियो, पर तुम्हें एक पति का फर्ज भी निभाना है। मैं चाहती हूँ रमा और तुम कुछ दिनों के लिए कहीं घूम आओ। कितने दिनों से तुम शादी के कामों में लगे हुए थे, अपने लिए तो तुम दोनों को समय ही नहीं मिला। माँ जी, गुंजन ने कुछ दिनों के लिए रहने आना है। वो बोल रही थी कि वो हम सबसे मिलने के लिए उदास हो रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। गुंजन को मैं अभी फोन करता हूँ। रात का खाना सब हम एक साथ खाएंगे। ठीक है बेटा, फिर गुंजन रहकर चली जाएगी तो उसके बाद तुम दोनों प्लान कर लेना। शाम को गुंजन कुछ दिनों के लिए रहने आ जाती है, पर गुंजन के व्यवहार में थोड़ा बदलाव था। जो गुंजन शादी से पहले थी वो गुंजन तो बिल्कुल बदल चुकी थी। माँ, तुम वो 9 लखा हार कह रही थी तुम्हारे पास रखा हुआ है, वो मुझे दे दो। मेरी सासू माँ कह रही थी कि क्या पतले पतले सेट बनाकर दे दिए हैं, बहुत हल्के लग रहे थे उन्हें। अब मैं कुछ दिन रहकर जाऊंगी तो उन्हें दिखाऊंगी कि मेरी माँ ने मुझे 9 लखा हार दिया है। गुंजन, वो 9 लखा हार सुषमा दीदी का है, गौतम की अपनी माँ का। उस हार पर रमा का हक है और वो हार मैंने गौतम की शादी के बाद रमा को दे दिया था। मुझे नहीं पता माँ, मुझे वही हार चाहिए।
मैंने अपनी सास को बोल दिया था कि आपके पास 9 लाख का हार है, कुछ भी करके मुझे वही हार दो, मैं अपनी इंसल्ट नहीं करवा सकती अपने ससुराल में। रमा गुंजन की बात सुन चुकी थी। वो अपने कमरे में गई और वो 9 लाख का हार लेकर आ गई। उसने हार गुंजन को दे दिया। गुंजन, ये लो, तुम्हें ये हार पसंद है ना, ये तुम रख लो। पर बहू, ये तो। माँ, अब तुम बीच में मत बोलो, भाभी मुझे अपनी मर्जी से दे रही है। थैंक यू भाभी। गुंजन ने वो हार अपने कब्जे में कर लिया। रमा तो सीधे और मिलनसार स्वभाव की थी। उसने हार गुंजन को दे दिया, पर गुंजन के मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता था। अरे वाह बहू, तू तो बड़ी चालाक निकली। ये हार तुमने अपने कब्जे में कर ही लिया। अब जैसा जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना, फिर देखना तुम्हारे पास वो सब कुछ होगा जिसकी तुम हकदार हो। माँ जी, बस आप देखते जाओ, मैं तो भाभी का पूरा ससुराल ही यहाँ ले आऊंगी। यानी कि अब मेरे मायके की हर चीज मेरी होगी। गुंजन, होना भी ऐसा ही चाहिए। गौतम तुम्हारा सौतेला भाई है, उसने चालाकी से बस थोड़े बहुत पैसों में तुम्हारी शादी निपटा दी। अब वो पूरी जायदाद पर कब्जा करके बैठा है। अरे ऐसे कैसे कब्जा कर लेंगे वो, मैं कल ही जाती हूँ और जायदाद का हिस्सा मांगूंगी। बस फिर क्या था, गुंजन ने सोच लिया था कि वो जायदाद का हिस्सा मांग कर रहेगी। वो तो अगले दिन ही अपने मायके पहुंच गई। बातों बातों में ही उसने अपने हिस्से की बात कह डाली। माँ, मुझे नहीं पता, मुझे तो अपना हिस्सा चाहिए। मैं पूरा का पूरा जमीन जायदाद का हिस्सा भैया को नहीं दे सकती। उन्होंने मुझे बोल दिया है कि मैं यहाँ से हिस्सा लूं, वरना वो मुझे घर से निकाल देंगे। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी सारी जिंदगी मायके में बैठी रहे, या फिर उसे हिस्सा देकर खुश देखना चाहती हो? गुंजन, ये तू क्या कह रही है? तुझे पता भी है ऐसे हिस्सा मांगकर तू क्या अपने भैया और भाभी की नजरों में शर्मिंदा होना चाहती है? तुझे पता भी है तेरी शादी के लिए उन्होंने कर्ज लिया हुआ है। वो कर्ज चुकाने में ही गौतम को कई साल लग जाएंगे, और तुझे पता है उसका काम भी सही नहीं चल रहा। तू अपने ससुराल वालों को समझा कि ये सब गलत है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है माँ, मुझे बस हिस्सा चाहिए। कोई गलत नहीं है, मैं अपना हिस्सा ही तो मांग रही हूँ। मेरे ससुराल वालों ने बोल दिया था कि जब तक हिस्सा नहीं मिलेगा तब तक मैं वापस नहीं जाऊँ। अब मैं यहीं रहूंगी जब तक मुझे अपना हिस्सा नहीं मिल जाता। गुंजन ने पूरे घर में कलेश मचा दिया। पूरे घर में अशांति फैल गई। गुंजन तो मायके में ही जमकर बैठ गई और बात बात पर कलेश करने लगी। गौतम भैया, वकील साहब कब तक आ रहे हैं? मुझे हिस्सा कब तक मिल जाएगा? बाबूजी की दुकान और ये बड़ा वाला मकान मैं लूंगी। आप वो छोटी दुकान और एक कमरे वाला घर रख लो। आप मेरी खुशी चाहते हो ना? मेरे सास ससुर ने सबने यही बोला है कि हिस्से में यही चीज मांगो। अब आप सोच लो कि आप अपनी बहन को खुश देखना चाहते हो या फिर नहीं। चिंता मत करो गुंजन, ये घर और बड़ी दुकान मैंने तुम्हारे नाम कर दी है। कल तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। पर गौतम बेटा, तू बड़ी दुकान और ये घर इसे दे देगा तो एक छोटे से कमरे में तू कैसे रहेगा? हम सब भी तो हैं, और छोटी दुकान तो एक जरा सा दुकान का टुकड़ा है, उसमें तू क्या ही काम करेगा? माँ, अगर मैंने गुंजन को हिस्सा नहीं दिया तो इसके ससुराल वाले इसे वापस नहीं आने देंगे। मुझे अपनी बहन की खुशी ज्यादा प्यारी है, मैं इसे दुखी नहीं देख सकता। गौतम ने बड़ा घर और बड़ी दुकान गुंजन के नाम कर दिए। गुंजन बहुत खुश थी। वो खुशी खुशी घर जाने वाली थी कि तभी उसके मोबाइल पर उसकी सास का फोन आ जाता है। क्या हुआ माँ जी, आप घबराई हुई क्यों हो? बहू जल्दी आओ, अभी अभी तुम्हारे बाबूजी का फोन आया है। अनुज का एक्सीडेंट हो गया है, उसे अस्पताल ले गए हैं। उसको खून की जरूरत है, पर किसी का भी खून उसके खून से मेल नहीं खा रहा। उसकी हालत बहुत नाजुक है। माँ जी, अनुज को कुछ नहीं होगा, मैं अभी आ रही हूँ, आप घबराओ नहीं माँ जी। गुंजन रोने लगती है। सब हॉस्पिटल पहुंचते हैं। आप में से किसी का भी ब्लड मैच नहीं हो रहा। डॉक्टर प्लीज आप मेरा ब्लड ग्रुप देखिए, मेरा जरूर मैच हो जाएगा। भैया, मेरे पति को बचा लो, मेरे पति को बचा लो भैया। कुछ देर बाद नर्स बताती है कि गौतम का ब्लड मैच हो गया है। गौतम का ब्लड अनुज को दिया जाता है और अनुज खतरे से बाहर आ जाता है। उस बीच गुंजन महसूस करती है कि वो जिस भाई और जिस परिवार के साथ गलत कर रही थी, लालच में आ गई थी, आज वही भाभी, वही भाई, वही परिवार उसके साथ खड़ा था, उसके पति की जान बचा रहा था। गुंजन के ससुराल वाले भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे। अब घबराने की कोई बात नहीं है, अनुज अब खतरे से बाहर है। सॉरी भैया, सॉरी भाभी, मैंने आपके साथ कितना गलत किया। सच तो ये था कि मैं लालच में आ गई थी, मुझे माफ कर दो। अरे पागल है क्या तू मेरी छोटी बहन है, मुझसे माफी मत मांग, तू तो मेरे दिल का टुकड़ा है। मेरे बच्चों, तुम भाई बहन का प्यार इसी तरह से बना रहे, बस किसी की नजर ना लगे। गुंजन अपने भाई गौतम के गले लग जाती है और सबकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।